अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को गोद में उतार दिया और अब नैपीस बदलने की भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि नैपियाँ भी अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। क्योंकि ये कहा गया कि इमरान खान को कब तक गोद में उठा के फिरा जाए, बच्चे ने आखिरकार बड़ा भी होना है, उसको पैरों पर चलने की आदत भी होनी चाहिए, उसे गिरना भी चाहिए, गिर कर संभलना भी चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी यानी परवेज़ इलाही साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही। और इसके साथ साथ इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पेशावर के कुछ कबाबों का, कुछ चस्सी तिक्कों का, कुछ चप्पल कबाब का, कुछ चप्पल का, और वहाँ से कुछ हरकियात का, कुछ मुतहरक होने के भी कुछ उन्होंने इशारे दिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने इस इंटरव्यू में मेरी नज़र में उनके 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही इस वक्त की पॉलिटिकल जो हमारी मूवमेंट है वो घूम रही है। और इन्हीं 5 नकात जो है वो इमरान खान साहब के इक़्तिदार के लिए फ़ैसला कुन होंगे। ये तमाम सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है। मुस्लिम लीग नून ने जो है इमरान खान साहब के जलसों के मुकाबले में अपने मेन खिलाड़ी को मैदान में उतारने का फ़ैसला कर लिया है। और अब क्राउड पुलर बा मुकाबला क्राउड पुलर मैच पड़ने वाला है बड़ा आला पाएगा, क्योंकि पीडीएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया है लॉन्ग मार्च का, और 25 मार्च के लिए इसकी डेट मुकर्रर की है। पहले 23 मार्च को थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फ़ैसला किया कि 23 मार्च को चूँकि इस्लामाबाद में होनी है OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ होनी है यौम पाकिस्तान की परेड, लिहाजा ये जो काफ़िले हैं, ये जो मार्च है, ये इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा 25 मार्च को, और अलबत्ता 23 मार्च को इसका मोमेंटम का आगाज़ कर दिया जाएगा और काफ़िले रवाना होंगे। अच्छा, इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से अहकामात मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसको मसूल हो गए हैं। और इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर 3 अहम तरीन शख्सियात की ड्यूटी लगी है। सबसे पहले ड्यूटी लगी है जनाब हमज़ा शहबाज साहब की। हमज़ा शहबाज साहब बहावलपुर से जनूबी पंजाब के तमाम जो अज़ला हैं वहाँ के जो काफ़िले हैं उनको जमा करेंगे बहावलपुर में, और फिर बहावलपुर से ये जो रोड कारवां है इसकी क़यादत करते हुए आएंगे लाहौर। जब ये लाहौर पहुँचेंगे तो यहाँ से मुहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा लाहौर और गिरदो नवाह के जो अज़ला हैं वहाँ के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को जमा करेंगी, और फिर जो है उस कॉन्वॉय की, उस मार्च की क़यादत करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा, और उसको लेके चल पड़ेंगी वो GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद की तरफ। जब ये काफ़िला पहुंचेगा रावलपिंडी, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो उनको ज्वाइन करेंगे, और फिर रावलपिंडी से उस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और फिर वो लेके जाएंगे इस मार्च को इस्लामाबाद की तरफ। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातों के कायदीन वो पेशावर और बलूचिस्तान से आएंगे, और वो भी आके वहाँ पर उनको ज्वाइन कर लेंगे। इसके सिलसिले की एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज मुलाकात होने जा रही है आसिफ अली जरदारी साहब से, और वो मुमकिना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात पर कायल करेंगे, उनको दावत देंगे बाज़ाब्ता तौर पर कि वो PDM का जो ये वाला लॉन्ग मार्च है इसके अंदर अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं, और अपनी जमात को हदायत करें कि वो भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की जो दूसरी इत्तेहादी है अवामी नेशनल पार्टी, उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर एमल वली खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि वो PDM के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे, और उनके जो कारकुनान हैं वो भी पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आके सूरत हाल के अंदर आ जाती है थोड़ी सी पेचीदगी, क्योंकि मौलाना साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो 25 मार्च को पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और फिर वो क़याम करेंगे इस्लामाबाद में 4-5 दिन तक। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वहाँ पर थोड़ा सा मसला पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि 27 मार्च को PTI की तरफ से भी लॉन्ग जलसे का ऐलान किया गया है D चौक पर। अब अगर दोनों जमातें D चौक पर पहुंच जाएंगी तो फिर हो जाता है प्रॉब्लम, और इसी का इजहार शेख रशीद साहब को आजकल अब इस बात का बड़ा परेशानी लाहक हुई है कि यार ये मसला कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों जमातें वहाँ पे पहुँचेंगी, इनके कारकुनान भी पहुँचेंगे, मामला है वोटिंग का, और ये वोटिंग कब होगी अभी तक स्पीकर ऑफिस भी इस बारे में खामोश है। और अगर ये दोनों जमातें वहाँ पर 5-6 दिन बैठ जाती हैं,
मसलन 25 से लेकर 30 तक मौलाना साहब बैठ जाते हैं, 31 तक मौलाना साहब बैठ जाते हैं, 27 से लेकर 30 तक पीटीआई वाले बैठ जाते हैं, तो इस्लामाबाद तो गया सर, इस्लामाबाद तो चौक हो गया। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है। और जब दोनों जमातों के कारकुनान वहाँ पर, दोनों अपोजिशन और हुकूमत के कारकुनान मौजूद होंगे, तो वहाँ पर बदअमनी का भी ख़तरा है। और यही शेख रशीद साहब अब मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अगर अदम इस्तेहकाम होता है, अगर कोई कानून को तोड़ता है, तो फिर जो 10 साल तक अजानें दी जाएंगी चौकों और चौराहों पर, और फिर वो मौलाना साहब को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराएंगे। ये शेख रशीद साहब ने कहा है। अच्छा, अब ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, शेख रशीद अहमद साहब ने अपनी पॉलिटिकल जो सोच है उसका इजहार किया। उनका ये कहना है कि 25 मार्च तक सियासत खुल के सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन इमरान खान के साथ है, कौन इमरान खान के साथ नहीं है, और उसके बाद फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उनके वो जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी तरफ से तो इस बारे में वाज़ेह तौर पर इशारे मिल गए। जो उनका इंटरव्यू था कल हम टीवी को मेहर बुखारी साहिबा के साथ, उसके अंदर 5 जो इशारे उन्होंने दिए वो अपनी जगह पर, लेकिन एक अमूमी तासुर जो मुझे ये इंटरव्यू देख के सामने आया वो यही है कि काफ लीग ने अपने ऊपर बराए फ़रोख्त का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, और उनका क्या कि यार साड़ी कीमत लाओ, जो कीमत लगाएगा, जो अच्छी कीमत लगाएगा उसके साथ हम जाने के लिए तैयार हैं। और परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक उनकी जो कीमत है इस वक्त वो सिर्फ चीफ मिनिस्टरशिप है पंजाब की। वो चीफ मिनिस्टरशिप के एवज़ अगर हुकूमत उनको ताउन की पेशकश करती है और उनको चीफ मिनिस्टर बनाती है, तो वो हुकूमत के इत्तेहादियों की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये कमियाँ कुताहियाँ पूरी करने के लिए तैयार है। और अगर अपोजिशन की तरफ से चीफ मिनिस्टरशिप उनको कंफर्म कर दिया जाता है, तो फिर ये जो अपोजिशन के साथ भी मिलकर वो काम करने के लिए तैयार हैं, और फिर वो अपोजिशन के साथ मिलकर पंजाब के अंदर पीटीआई की मंजी भी ठोकेंगे। और उसके साथ साथ उनका ये यकीन दहानी है कि जनाब हम मुस्लिम लीग नून के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी का सबब नहीं बनेंगे, और जो मुआहदा हम उनके साथ करेंगे उस पर लेटर एंड स्पिरिट के अंदर अमल दरामद करेंगे। इसके अलावा जो 5 इशारे हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो इंटरव्यू के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने जिक्र किया वो है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का। उनका ये कहना था कि इमरान खान पॉलिटिकली इमेच्योर है, और वो इमेच्योरिटी उनके अंदर मौजूद है, और ये पुख्ता होती चली गई क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद उनको गोद में उठाया गया, उनको खिलाया गया, उनके हर नाज नखरे को बर्दाश्त किया गया, उनकी नैपियाँ तक चेंज की गई, और हर एक चीज़ उनको मैनेज करके दी गई। अब 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद जब बच्चा 3.5 साल का हो जाए तो उसे कम से कम गोद से उतार कर चलने फिरने का मौका देना चाहिए। वो गिरेगा, ठोकर लगेगी, संभलेगा, चोट लगेगी, लेकिन चलना सीख जाएगा। और अब इमरान खान साहब का चूँकि एक आदत वो डेवलप हो चुकी है उनकी सहारों के ज़रिए, बैसाखियों के ज़रिए चलने की, तो वो आदत अब उनको प्रॉब्लम कर रही है। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वो हमारे पास भी आए, वो MQM के पास भी गए मदद मांगने के लिए, लेकिन एक मरतबा तहरीक अदम एतमाद पर सपोर्ट के हवाले से उनकी बात नहीं हुई। अलबत्ता मोनस इलाही साहब के साथ उनका जब राब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से तो आप जो है मुस्लिम लीग काफ को जम कर लें पीटीआई के अंदर। तो उनका मतलब ये था कि काफ लीग जम हो जाएगी, पीटीआई के अंदर मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, और उसके बाद कौन परवेज़ इलाही, कहाँ की पार्टी, कहाँ की चीफ मिनिस्टरशिप, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जो दूसरा पहलू है इस सारी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू का, वो था पेशावर। पेशावर इस वक्त मौजूद बहस है बहुत ज़्यादा। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं इनसाइट के, वो ये बात जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का ये कल का इंटरव्यू नशर होने से बहुत पहले, यानी कल का मेरा हाल 2nd वीडियो के अंदर मैंने इस बात का इशारा दिया था कि पेशावर की शख्सियत का मुतहर्रक होना, और फिर मैंने आपके ऊपर, आपके फ़हम और फ़रासत के ऊपर ये बात छोड़ दी थी कि आपको पता है कि वो शख्सियत कौन है जो इस वक्त इमरान खान साहब को मशवरे दे रही है, उनको कूल डाउन होने का मशवरा दे रही है, उनको लबो लहजा दुरुस्त करने का मशवरा दे रही है, उन्हें अपोजिशन के पास, उन्हें अपने इत्तेहादियों के पास जाने का मशवरा दे रही है, उन्हें अपने साथ जोड़ने का मशवरा दे रही है। ये इस किस्म की मैंने गुफ्तगू की थी। परवेज़ इलाही साहब ने बुनियादी तौर पर इस बात का इजहार किया जब उनसे पूछा गया कि पेशावर के क्या हालात हैं, तो पहले तो वो थोड़ी देर के लिए ना एकदम जो कहते हैं मतलब मैं ज़रा सख्ते में आ गए एकदम, यार अब एज में कि इसका जवाब दूं। कुछ सेकंड्स, 5-7 सेकंड्स वो इस पर सोचते रहे। उन्होंने कहा पेशावर में क्या है। मेहर साहबा ने कहा कि पेशावर में आपको पता है उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
تو انہوں نے کہا ہاں ہوگا، پشاور سے تو بس چپلی کباب آتے تھے، اب چپلی کباب نہیں آتے، چپل آتی ہے، صرف چپل آتی ہے۔ اب یہ چپل کا اشارہ کیا ہے یہ بھی بات جاننے والی ہے۔ پھر انہوں نے اگلی بات کی، جب میئر صاحبہ نے ان سے چرسی تکوں کا پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، یہ چرسی تکے وہاں سے آتے آتے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اگلی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پشاور ہے کوشش تو ہوئی، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، کوشش تو ہوئی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا الحمدللہ کہ اس وقت ہم اس فریز کے اندر ہیں اور نکل جائیں گے کسی بھی مداخلت کے بغیر۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیوٹرل کرنے کے باوجود چیزیں متحرک ہیں یا کوشش کی گئی، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میرا خیال ہے کہ ساری صورتحال پہ یقینی طور پر غور ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ نیوٹرلٹی کے اوپر کویسچنز کیوں لگ گئے یا کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ نیوٹرل کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خطاب پر بھی بات کی، اور جو تیسرا ان کا امپورٹنٹ نقطہ تھا اپنے جو انٹرویو ہے وہ اتحادیوں کے حوالے سے تھا، یعنی حکومت اور اتحادیوں کے تعلقات۔ ان کا یہ کہنا تھا پرویز الہی صاحب کا کہ اس وقت حکومت کا کوئی بھی اتحادی 100% حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات کے اوپر ریزرویشنز ہیں، کیونکہ یہ اتحادی وہ ہیں جن کو زبردستی سمد بانڈ لگا کر جوڑا گیا تھا، جن کا کہا تھا نہیں پاجی تسی جانا ہی نہیں۔ پھر کامل علی آغا صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہمارا معاہدہ ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کہے گی تو پھر کچھ کریں گے، اب ریاست ہوگی خاموش، اب معاملہ آ گیا سیاست دانوں کے ہاتھ میں، سیاست دان تو رولتے ہیں، وہ تو پھر بالکل ہر ایک معاملے کا بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر جب عمران خان صاحب ایبسلیوٹ جو کانفیڈنس ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، تو اس وقت تو بندے نے پاجی بندہ نہیں سے سمجھتے، تو ایسی صورتحال کے اندر اتحادی کہاں پہ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو چودھری صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا کہ اتحادیوں والے معاملات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا پولیٹیکلی کے اتحادیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر اس موقع میں جہاں پر ان کے اوپر 100% وہ خطرے میں ہیں، انہوں نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، کیونکہ ڈیل کی تو ہے تو پتہ ہے نا، الیکشن سے پہلے بھی ان کو چیزیں مینیج کر کے دے دی گئیں، الیکشن کے بعد بھی چیزیں ان کو مینیج کر کے دے دی گئیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ آتا ہے جناب نمبر گیم کا، کہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت نمبر گیم کیا ہے، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے نمبر گیمز کے حوالے سے بھی یہ بات کر دی۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی سوچ ہے، 172 کا تو میجیکل فگر ہے نا، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے کہ اس وقت نمبرز کتنے ہیں اور کون کون سے لوگ ووٹ دینے آئیں گے، آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ خان صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا، ان کی کشتی کے اندر بہت بڑا سوراخ ہو گیا ہے اور ان کو اس بات کا احساس نہیں۔ اچھا، اب یہ والی بات جو نمبرز گیم کی ہے، اس کا تو اب معاملہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو ان کو اس معاملے کو 29 مارچ تک جا کر یا 28 مارچ تک جا کر ڈریگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ فٹافٹ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلاتے، اپوزیشن کو کہتے جناب 172 نمبر دکھاؤ، اپوزیشن دکھا سکتی تو ٹھیک تھا، نہیں دکھا سکتی تو طریقہ میں اعتماد فارغ ہو جاتی، عمران خان صاحب بالکل مضبوط ہو کے سامنے آتے۔ لیکن اس معاملے کو اگر ڈریگ کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر یہ علم آ گیا ہے، علم ہو گیا ہے حکومت کو کہ جناب ان کے پاس یہ نمبرز گیم نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے کو جتنا طول دیا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ جو لوگ نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل نہ رہ سکیں، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بیانیہ نیا بنانا ذرا آسان ہو جائے، کیونکہ غیر ملکی سازش کے ساتھ ساتھ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا تڑکا نہیں لگے گا ان کے بیانیے کو، ان کا سودا بکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جو چودھری صاحب نے اپنی گفتگو میں کہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ ان کا یہ کہنا تھا، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلڑے میں اپنا سارا وزن رکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی گارنٹی کو تسلیم کریں گی۔ پیپلز پارٹی کی گارنٹی، کاف لیگ اگر نون لیگ کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں ان کے، تو جو گارنٹر ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے، گارنٹر ہوں گے جناب آصف علی زرداری صاحب۔ جی ڈی اے کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے، گارنٹر ہوں گے آصف علی زرداری صاحب۔ البتہ
MQM کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے تو وہ ساری صورتحال ہو جائے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 70% معاملات MQM کے ساتھ طے پا گئے ہیں, باقی 30% آج جو ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب کی اور مولانا صاحب کی MQM کے وقت سے آج شام کو, اس کے اندر باقی 30% معاملات بھی طے پا جائیں گے. لہٰذا شیخ رشید صاحب کی اس بات کو اس حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ 25 مارچ تک صورتحال بہتر ہو جائے گی. البتہ 23 مارچ سے جو ایک اور پولیٹیکل موومنٹس کا آغاز ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ کی صورت میں, دیکھنا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ اب اپنا رنگ کیسے جماتا ہے, کیونکہ لاہور میں تو لگ گئے ہیں جناب پوسٹرز. اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا پر گرما گرم خبریں کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا انتظار کر رہا ہے لاہور کہ کب وہ آئیں گے اور کب آ کر وزارت اعلیٰ کا چارج لیں گے, چیف منسٹرشپ بیٹھیں گے, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اس پر چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پوسٹر لگ گئے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ چودھری صاحب کا یہ والا جو خواب ہے یہ پورا ہوگا. مسلم لیگ نون درمیان میں آ کے ڈنڈی تو نہیں مارے گی علیم خان گروپ کو, یا آ کے ساری صورتحال کو سپوائل تو نہیں کرے گا. البتہ چودھری صاحب ترین گروپ کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی اس وقت بھرپور کوشش کریں. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.